भी इतरा रहा है। आखिरी सोने की उड़ान कहां तक ये जाएगी और क्या है सोने की उछाल की सीमा, इन सब पर इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे। हम सोने की उड़ान के साथ बात करेंगे निवेश की, ये भी जानेंगे कैसे सोना चांदी घर बैठे आपको अमीर बना सकता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि सोना चांदी आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, कैसे इसमें निवेश करें और देश की तकदीर को भी कैसे चमका सकता है। तो क्या सोना चांदी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा? शादी का मौसम आ चुका है लेकिन सोने का भाव लोगों को डरा रहा है। बेटी के लिए नया सोना कैसे खरीदें, कैसे आभूषण खरीदें, क्या घर में रखे गहनों से ही नया बदलाव करके उनको इस्तेमाल करें? चांदी की कीमतें भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, तो क्या गरीबों का सोना मतलब चांदी भी अब सिर्फ अमीरों की जद में रहेगा? जब दुनिया घबराती है, जंग का खौफ छा जाता है, महंगाई सताने लगती है, करेंसी कमजोर पड़ जाती है, तो गोल्ड की चमक अक्सर सबसे तेज हो जाती है। हर संकट में भरोसा सोने पर जाकर टिकता है। यही वजह है कि सोना अब गहनों तक सीमित नहीं रहा। ये तो करोड़ों परिवारों की किस्मत बदलने वाला दमदार इन्वेस्टमेंट एसेट बन गया है। 2025 गोल्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले वर्षों में शामिल हो गया। इसके असर से भारतीय घर बैठे बैठे ज्यादा अमीर हो गए हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड में आए उछाल से पिछले एक साल में भारतीय परिवारों की नेटवर्थ में 117 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इसकी वजह 2025 में गोल्ड में आया 60% से ज्यादा का उछाल है। ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरों तक गहनों, सिक्कों और गोल्ड बार की बड़ी कीमतों ने बिना कुछ किए लाखों परिवारों को ज्यादा मजबूत बना दिया। खास तौर पर मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए यह उछाल सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट साबित हुआ। दरअसल मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह सोना ज्यादातर घरों और लॉकर में पड़ा है, जिसकी वैल्यू ट्रिलियंस में है। अगर इसको डिजिटल गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड लोन जैसे टूल्स में लाया जा सके तो माना जा रहा है कि इससे इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा। गोल्ड ने 2025 में अपने दमदार प्रदर्शन की आंधी में शेयर और बॉन्ड सबको पीछे छोड़ दिया। इस साल भी सोना सबसे ताकतवर सेट बनने की तरफ बढ़ रहा है। ग्लोबल डाटा का कहना है कि 2026 के आखिर तक गोल्ड 6,100 से 6,700 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। यानी भारत में 10 ग्राम सोने का भाव 1,75,000 से लेकर 1,95,000 रुपए तक पहुंच सकता है। दिलचस्प बात है कि सिल्वर की कहानी भी इसी तेजी का हिस्सा है, जो अपनी रफ्तार से सोने को भी पीछे छोड़ रही है। ग्लोबल डेटा के मुताबिक 2026 के आखिर तक सिल्वर 175 से 220 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। यानी भारत में 3,80,000 से 4,60,000 रुपए प्रति किलो तक जाने का अनुमान है। इस उछाल के पीछे की वजह भी एकदम साफ है, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से सोने में तेजी आ रही है। वहीं डॉलर की कमजोरी से भी गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीद भी डिमांड को बढ़ा रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ ट्रेड अनिश्चितता भी सोने की कीमतों में उछाल ला रही है। गोल्ड अब डॉलर के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन चुका है, क्योंकि 2022 से सेंट्रल बैंक हर साल करीब 1,000 टन गोल्ड खरीद रहे हैं। बढ़ता ग्लोबल कर्ज और करेंसी पर उठते सवाल इस ट्रेंड को मजबूत बना रहे हैं। अगर आईसीआईसीआई की एक रिपोर्ट की माने तो 2026 में सोने की तेजी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। मुनाफा वसूली और बेहतर रिस्क सेंटिमेंट दबाव बना सकते हैं, फिर भी बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि गोल्ड की तेजी अक्सर सांस तो लेती है पर टूटती नहीं है। आम निवेशकों के लिए संदेश साफ है। अनिश्चित दौर में सोना सिर्फ चमक नहीं, भरोसा भी है, और यही भरोसा करोड़ों भारतीय परिवारों की नेटवर्थ को नई ऊंचाई पर ले जा चुका है। आज तक ब्यूरो। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन गुप्ता जी, फाउंडर और डायरेक्टर पीपी ज्वेलर्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय केडिया जी, डायरेक्टर रिसर्च हेड हैं केडिया एडवाइजरी के। रवि आर कुमार जी, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित गर्ग जी, फाउंडर है दिल्ली डायमंड्स हाउस ऑफ रिंग्स के। लेकिन सबसे पहले केडिया जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपको सोने और चांदी की कीमतों पर अच्छी पकड़ है, लंबे वक्त से इनका जो ट्रेंड रहा है उस पर आप नजर रखते हैं, तो अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें खरीदे या बेचे, एक आम ग्राहक के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूं, बाय या फिर सेल? क्या कीमतें और बढ़ेंगी या फिर हमें इंतजार करना चाहिए? नमस्ते नेहा जी। बिल्कुल, देखिए 2025 एक शानदार साल रहा है और आपने पिछले 25-50 सालों में कभी भी ऐसा मूव नहीं देखा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था
कि गोल्ड और सिल्वर का एक फाइनेंशियलाइजेशन होना, क्योंकि अब तक इंडिया कभी भी सोना चांदी परचेज नहीं करता था, कंज्यूम करता था। हम घरों में सोना चांदी जो लेके आते थे उसको कंज्यूम कर लेते थे, कभी भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। जिस दिन से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बैक टू बैक बन रही है और कहीं ना कहीं फैमिली ऑफिसेस या फाइनेंशियल प्रोडक्ट देख रहे थे कि इक्विटी में कोई बेटर रिटर्न नहीं बन पा रहा था, तो उनका जो हुजूम है वो हमने 2024-25 के अंदर एंट्री होते हुए देखे सोने और चांदी में। तो करंटली यस, मार्केट बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेक्टेड है, जहां पे सोने में हमने करीबन 80-90% की तेजी देख ली और चांदी में तो लगभग 250% की तेजी देखी है। तो करंट लेवल से ऐसा लगता जरूर है कि मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शंस आ जाए, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अब सोना चांदी एक कंजम्पशन की भी कमोडिटी हो चुकी है और एक निवेश के लिए भी हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट रहेगा, बट एक छोटे मोटे करेक्शन के साथ चलता रहेगा। रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। रवि जी, आप केडिया जी की बात से सहमत हैं कि अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो वॉलेटाइल हैं, ऐसे में गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्या है आपका नजरिया? देखिए, नजरिया बिल्कुल साफ है। जब भी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए दो ही एसेट है, पहला इक्विटी, दूसरा गोल्ड। इक्विटी टू गोल्ड रेशियो अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड ऑलरेडी ऐसा बताया जा रहा है ओवर प्राइस है, लेकिन ओवर प्राइस होने का मल्टीपल रीजन है। अगर इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखता है लोगों को, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, FII जो हैं, तब वो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं। तो अभी का जो समय है, गोल्ड पे नया इन्वेस्टमेंट का सलाह बिल्कुल भी नहीं है। करेंट इन्वेस्टमेंट को आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर गोल्ड का देखा जाए तो 10.2% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर है। 2025 का जो रिटर्न है, ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के वजह से बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिला है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में इक्विटी मार्केट परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया। इक्विटी मार्केट हमारे इंडियन का 3% के रेंज में रहा है। तो अभी गोल्ड को होल्ड करने की सलाह, कोई नया बाइंग का ये अवसर नहीं कि अगर हम एक व्यापारी हैं तो हम गोल्ड को बाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कट टू कट है, क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन जब तक स्टेबल नहीं होता है तब तक आप इसमें बहुत लंबा तो नहीं इन्वेस्टमेंट ना करें। अब आप फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं या फिर ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? फिजिकल गोल्ड हो चाहे आप डीमैट के थ्रू चाहे ETF के थ्रू लेते हैं, प्राइस विल रिमेन सेम। प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इंडियन मार्केट में आने के बाद कुछ कस्टम ड्यूटी और कुछ GST एक्स्ट्रा ठीक बढ़ है, जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। सुमित गर्ग जी भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आप तो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। अब जब गोल्ड की आसमान छूती कीमतें हैं, शादियों का सीजन बेहद नजदीक आ गया है, तो ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी को रीमेक करा रहे हैं, उससे बेहतरीन डिजाइन में रिफॉर्मेट करवा रहे हैं, या फिर वो हल्के डिजाइन की ओर जा रहे हैं जो आजकल कई बार कहते हैं कि 22 कैरेट सोना ना खरीद के आप कई बार और सस्ते ऑप्शंस की ओर अपना रुख कर लेते हैं? क्या है ट्रेंड? नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली जब हम इंडियन कम्युनिटी के ज्वेलरी के एक लगाव को देखते हैं तो सोने से लोगों को इतना प्यार है कि सोना हर भाव में उनको एक क्रेविंग देता है कि मुझे इसको लेना ही चाहिए। होता क्या है, जैसे ही सोना इतनी तेज गति से जब भी बढ़ता है तो एक बार को थोड़ी सी रुकावट आती है, लोग सोचते हैं शायद कुछ करेक्शन आएगी, बट धीरे धीरे जब उनको लगता है कि नहीं, करेक्शन की कोई उम्मीद ही नहीं है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो लोगों का रुझान दोबारा बाइंग की तरफ निकल जाता है। और लोग मतलब हम बीइंग ए ज्वेलर, हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि कोई भी 9 कैरेट की या 14 कैरेट की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 22 कैरेट की ही डिमांड है। लोगों का सोने से एक प्यार है, सोने से एक लगाव है, वो हमेशा रहेगा और सोना ऐसे ही बिकता रहेगा। तो सोना जो है वो कभी अपनी चमक नहीं खोएगा, ये सुमित जी कह रहे हैं। मेरे साथ पवन गुप्ता जी भी मौजूद हैं। पवन जी, जो हाल फिलहाल जिस तरह की सोने के दाम है, अब सबको मन में यही मलाल रह गया कि काश 6 महीने पहले खरीदा होता तो आज डबल द वैल्यू हो जाती। ये मलाल क्या अभी भी रह जाएगा? अब से अगर आगे 6 महीने बाद हम सोचेंगे कि काश हमने जनवरी 2026 में लिया होता तो हमें फायदा हो गया होता? देखिए, हमें आज ये चीज महंगी लग रही है, कल ये चीज सस्ती लगेगी। चाहे प्रॉपर्टी लें चाहे गोल्ड लें, ये एक नेचुरल कॉल है कि हर आदमी जिस दिन खरीदता है उस दिन महंगी लगती है, बाद में वो सस्ती लगती है। मतलब इसमें कोई खास बात नहीं है। जब तक ये अभी, क्योंकि गोल्ड का रेट फिक्स नहीं हुआ है तो अनसर्टेन नहीं लगता कि गोल्ड कल को बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि फ्यूचर में गोल्ड घटने की कोई उम्मीद नहीं है, बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है। आज सुबह भी चांदी एक देखो 3,30,000 से 3 लाख हो गई थी और अब वापसी 3,20 हो गई है। तो ये टेम्परेरी तेजी मंदी चलती रहेगी। तो ये आप कह रहे हैं कि ये नया रियल एस्टेट बन गया है जिसकी कीमतें कभी डाउन नहीं होंगी, बढ़ती रहेंगी। केडिया जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केडिया जी, 35,000 टन सोना भारतीय
के घर में मौजूद है, ये अमेरिका और चीन से भी कहीं ज्यादा है। हम इसमें सबसे ज्यादा आगे इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड स्टोरेज हिंदुस्तानी घरों में होता है वो ज्यादातर फ्यूचर यूजेज के लिए, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन क्या हम गोल्ड को किसी बजट योजना का हिस्सा बना सकते हैं या सरकार की किसी और नीति का हिस्सा बना सकते हैं ताकि इसके प्राइसेस को सिर्फ ग्लोबल ट्रेंड से कंट्रोल ना किया जा सके, लोकल भी कुछ ऐसा हो जिससे इनके प्राइसेस कहीं ना कहीं रेगुलेट किए जा सके? देखिए, अब तक इंडिया प्राइस टेकर रहा है हमेशा, लेकिन यस, जिस ढंग से हमने देखा घरों में जो सोने का स्टॉक है वो बढ़ रहा है, उसका कारण है कि हम गोल्ड में इमोशन देखते हैं। आज कोई भी घर में अगर बच्ची नहीं आती है तो शादी के बाद आए चाहे जन्म ले, तब हम देख रहे हैं कि वहां पे सोने की बाली या सोने की चम्मच से हम लोग घुट्टी देते, तो इमोशन अटका हुआ है। तो जब तक इमोशन है, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। 2014 में हमने देखा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी लेके आई थी। आप भी देखिए, इंडिया 2014 से पहले 1000 टन इंपोर्ट करता था। अब एवरेज अगर हम देखें तो दो तरीके की डिमांड है, एक कंजम्पशन डिमांड है और अब एक इन्वेस्टमेंट डिमांड है। तो मुझे लगता है 850 टन का जो इंपोर्ट है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को कर पाए कि जो हमारे पास ओल्ड गोल्ड घर में पड़ा हुआ है अगर वो वर्किंग कैपिटल के लिए लिया जाए तो डेफिनेटली हमारी जो इंपोर्ट्स है उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट टाइमिंग, इंडिया में जो गोल्ड लिया जाता है वो इमोशन के प्रति लिया जाता है। ये तो जो इन्वेस्टमेंट का दौर है ये तो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि सोने और चांदी में भी हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जब आप निवेश करते हो तो उसके पीछे रिटर्न दिखा रहता है कि मुझे 6% का रिटर्न मिलने वाला है या 10% या 12%। लेकिन अब तक हमने जो सोना चांदी लिया है वो कंजम्पशन के लिए लिया है। तो आई डाउट एज ऑफ नाउ जब तक वो इमोशन नहीं निकल के आएगा तब तक मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब लग रहा है ऐसा कि फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी इसको लेता भी है, रिटर्न देखता है और निकलता भी है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इसका बेनिफिट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, रोटेशन भी है। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो कमी आई है, क्योंकि अब डिजिटल तौर पे जो हम लोग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सेग्रीगेशन आ चुका है। 172% चांदी का रिटर्न है, 76% गोल्ड का रिटर्न है और बाकी तमाम मेटल्स के हम यहाँ पर आपको रिटर्न दिखा रहे हैं। चांदी जो किसी समय में कोई ध्यान नहीं देता था केडिया जी, आज एक ऐसा निवेश का जरिया या यूं कहें कि एक ऐसी कमोडिटी बन गया है, हर कोई उसकी तरफ यूं दिख रहा है कि अचानक से चांदी के प्राइसेस रेस कर गए हैं। तो ये गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में जो डिससिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है, जो एक समय पर चांदी कहीं बहुत नीचे रहती थी, अब वो क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण है चांदी का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। 10-12 साल पहले चांदी कोई कंजम्पशन में ज्यादा यूज नहीं होता था, खाली सिल्वरवेयर या ज्वेलरी में थोड़ा बहुत। अब आप देखो, सोलार, ईवी, क्लीन एनर्जी में चांदी का कंजम्पशन बढ़ गया। पिछले 5 साल से जो हमारे माइन सप्लाई है वो करीबन 1000 मिलियन आउंस के आजू बाजू में ही है। लेकिन पिछले 2 साल में 200 मिलियन आउंस का खाली इन्वेस्टमेंट में ईटीपी के अंदर चले गए। तो कहीं ना कहीं ये डेफिसिट हुआ था और ये चीज पकड़ा गया था फाइनेंशियल प्लेयर द्वारा। उन्होंने समझ लिया था कि सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ रही है, तो तुरंत रूप से हमने देखा इन्वेस्टमेंट के तौर पे चांदी को देखा गया और उसी के नतीजे आज हम 250% की तेजी पिछले साल भर में देख रहे हैं। सुमित जी हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी, आप क्योंकि आमतौर पर कस्टमर से डील करते होंगे, तो किस तरह के अब बाइंग या फिर सेलिंग ट्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं? क्या लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नई ज्वेलरी बनाइए, या फिर वो कैश फॉर्म में पैसा ले रहे हैं? महिलाएं क्या कर रही हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। अपने पुराने आभूषण को लेकर वो पहुंच रही हैं और कह रही हैं कि इसे गला दीजिए और हमें बदले में पैसे दे दीजिए क्योंकि शायद इससे ज्यादा गोल्ड के प्राइसेस ना बढ़े। उनकी सोच क्या है इस वक्त? मैं इस प्रश्न पे वापस आऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं। अप्रैल 2025 या मई 2025 के समय पे मैं इसी न्यूज़ रूम में बैठा था जब हम सोने की इसी गोल्ड के रेट्स पे चर्चा कर रहे थे, और मैंने अप्रैल 2025 में जब चांदी लगभग 95,000 के स्तर पे थी, मैंने यहाँ पे यही जिक्र किया था कि हम सोने की चमक में चांदी की चमक को भूल रहे हैं, हो सकता है ये नई चकाचौंध पे चली जाए। देखिए, चांदी, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा केडिया जी से, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सिल्वर पहले एक सिर्फ ज्वेलरी के लिए कमोडिटी थी, किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से सिल्वर को कभी देखा ही नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों से क्लीन एनर्जी में, जैसे सोलर पैनल्स में, ईवीज में, बैटरीज में, इन सब में सिल्वर का यूटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से ये एक लिमिटिंग कमोडिटी हो गई है और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये अपने आप को पूरा नहीं कर पा रही। इसकी वजह से सिल्वर में हमने इतनी तेजी देखने को मिली। अब आगे भी ऐसा, मेरी ओपिनियन ये है कि जैसे हमने अभी देखा कि सैमसंग ने कोई नई बैटरी बनाई है जिस बैटरी में 1 किलो के करीब चांदी यूज होती है। अब वो एक बैटरी चांदी का यूजेज, इंडस्ट्रियल यूजेज बढ़ गया है, इसी की वजह से इसके दाम बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि इस पर अब निवेश के तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, ना सिर्फ एक
ज्वेलरी के तौर पर। तो चांदी और सोने में, जैसे अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या अभी भी निवेश बनता है, तो यस, मुझे ये लगता है कि सोना और चांदी एक ऐसी धातु है जिसमें जब लो वो तभी सस्ती है। अब बात आपने पूछी कि एक आम कंज्यूमर के लिए क्या सही है और वो क्या कर रहा है, तो ठीक है, जिसकी मान लो पहले एक शादी में 5 नेकलेसेस कोई कस्टमर लेके जाता था कि मुझे अपनी बिटिया की शादी में या बेटे की शादी में 5 आभूषण देने हैं, तो हो सकता है उनकी डिमांड अब 3 पे आ गई है कि मुझे 3 ही लेने हैं। या किसी को 100 ग्राम सोना लेना था, तो वो उसका सोना जो 10 लाख का बैठता था, आज वो 17 लाख का या 16 लाख का हो गया है, तो वो 100 ग्राम की जगह पे 70 ग्राम लेगा। तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड कम होती जा रही है, बट वो किसी भी तरह मैनेज करके, वो हो सकता है कुछ और खर्चे कम करें। बेच रहे हैं या नहीं पुरानी ज्वेलरी बेचने का अभी तक भी कोई किसी का वो ट्रेंड नहीं आया है, बिल्कुल भी। डॉक्टर रवि से ओपिनियन लेते हैं इस बारे में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स की डॉक्टर रवि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि 117 लाख करोड़ रुपए की कमाई लोगों ने सोने और चांदी में निवेश के तौर पर या फिर उनके पास आभूषण के तौर पर कमाई की है। और मैं ये फिजिकल एसेट्स के तौर पर ही इसको कह रही हूँ, और ये जनरली पेपर तक सीमित रह गया है, या फिर इसे आने वाले वक्त में हम यूं मान सकते हैं कि ये कभी भी जाया नहीं जाएगा, ये ऑन पेपर रहेगा, तो हम इसे कभी कैश कराने नहीं जाएंगे। एक आपका होता है ना, एक लालच रहता है मन में कि और बढ़ेगा, अभी हम रख लेते हैं, लेट्स होल्ड, बाय, सेल तो खैर बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन जैसा कि तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, आपकी भी वही राय है क्या? देखिए, हमें ऐसा लगता है, जब हम इंडिया से बैठ के दुनिया के मार्केट को देखते हैं तो लगता है कि शायद हम शादी के समय में ज्वेलरी खरीदते हैं या इमोशनल वैल्यू से जो हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं, इससे गोल्ड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिमांड या सप्लाई बढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोल्ड का जो डिमांड और सप्लाई अभी भी पूरी तरह से बेस्ड इंडस्ट्री पे ही है, क्योंकि अगर अभी की बात करें, जो ये ग्लोबल जो वॉर चल रहा है, इस वॉर में चाइना अपने आप को इतना, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा अगर हम चिप की बात करें, चिप मैन्युफैक्चरिंग की, तो चाइना में हो रहा है। तो चाइना का देखा जाए, चाइना का डिमांड ऑलरेडी है, और चाइना का गोल्ड का चाइना उस गोल्ड को सिल्वर के प्रति और भी ज्यादा फोकस्ड है। हम अगर इंडिया की बात कहें तो ये प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहेगा, और एक इसे हम एडवांटेज समझे या डिसएडवांटेज समझे, इस कुछ दिनों में हमारा करेंसी भी डिवैल्यूएट हुआ है। लास्ट ईयर अगर बात करें 82 83 से अभी हम 90 और 92 पे बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ और भी ज्यादा दिख रहा है कि गोल्ड का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये भी एक है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ता, इक्विटी भी अगर आप कंपेयर करें पिछले 10 सालों कंपेरिजन में, इक्विटी भी आगे बढ़ा है, शेयर प्राइस भी आगे बढ़ा है, रियल एस्टेट, तो सब कुछ एक ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। अगर आप 21 22 की बात करें तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा ग्रोथ था। अभी रियल एस्टेट का प्राइस बिल्कुल है, क्योंकि उस वक्त डिमांड था, नए प्रोजेक्ट डिलीवर्ड नहीं हो पा रहे थे, तो नया सप्लाई बाजार में नहीं था। इसी तरह से गोल्ड का भी जो ये ग्लोबल अनस्टेबिलिटी हुआ, इसका प्राइस एक बार गोल्ड और सिल्वर का प्राइस में आपने हाई देखा। जो लोग इंडस्ट्री से थे उन्होंने भारी मात्रा में खरीदारी किया, उन्होंने स्टोर किया फ्यूचर प्रोजेक्शन को लेते हुए। तो जो लोग कह रहे हैं कि आगे प्राइस बढ़ेगा, डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म, चाहे शेयर हो चाहे गोल्ड हो, ये हमेशा प्रॉफिट ही देता है। और शॉर्ट टर्म्स के लिए तो लूजर हमेशा बैठे हुए हो, तो ऑप्शन से भी अरबपति बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पवन जी का एक बार रुक कर लेती हूँ। पवन जी, क्या आप लोग ब्रिक्स का भी रुक कर रहे हैं कि गोल्ड की ब्रिक या फिर चांदी की ब्रिक खरीदने आए? लोग ब्रिक्स को तो बहुत कम ले रहे हैं, जो इन्वेस्टर है वो लोग ले रहे हैं। बाकी एक्चुअली आने वाले टाइम में शादी का सीजन बहुत है, तो अभी जैसे भैया ने कहा कि लोग चांदी और सोना कम रेंज में ले रहे हैं, किंतु वो लोग वापसी भी, हमारे पास तो वापसी भी लेके आ रहे हैं कि पुराना सोना लेके नया सोना ले रहे हैं और बाकी बदले में कुछ पैसे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाजार में सेल कम है, सेल तो, क्योंकि शादी का सीजन है तो जिसको इमोशनल है, सोना चांदी अपनी बिटिया को देना है, वो लोग खरीदने आ रहे हैं और ले रहे हैं। ब्रिक्स सिर्फ इन्वेस्टर ले रहा है, जिसके पास स्पेयर मनी है या बैंक में पड़ा हुआ है या वो कैश में तो हम लोग बेचते नहीं, बाकी जिसके पास इन्वेस्टर है वो गोल्ड खरीद भी रहा है। केडिया जी का रुख कर लेते हैं। केडिया जी, जल्दी से एक जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि ये आशंका सबके मन में रहती है कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, गोल्ड ईटीएफ्स में करें, डिजिटल गोल्ड में करें, कौन सा ऑप्शन बेहतर रहता है? और इनके विपरीत कुछ लोग सोचते हैं कि फिजिकल गोल्ड बेटर है, आंखों के सामने दिख रहा है, कम से कम हमारी तिजोरी में पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं सांत्वना मन में रहती है कि हमने ये बाइंग करी है। कौन सा ऑप्शन आप सबसे बेहतरीन मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना केवाईसी करना चाहिए। अगर घर में शादी ब्याह है तो डेफिनेटली ज्वेलरी और जो हम फिजिकल बात करते हैं वही बेस्ट है।
लेकिन जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि अब इन प्रोडक्ट का नहीं, फाइनेंशियलाइजेशन निवेश हो पॉइंट चुका ऑफ है। व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँ। बिल्कुल, तो निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ईटीएफ, ये गोल्ड सोवरेनियत बॉन्ड, पहले हम इंटरेस्ट कंपोनेंट भी हुआ करता था, गवर्नमेंट चाहती थी कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल पे आइए, तो वो पर्पस सॉल्व हो चुका है, इसलिए हम देखते हैं इंटरेस्ट भी नहीं है और अभी वो सेकेंडरी मार्केट में। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट भी आ चुके हैं और ईटीएफ आ चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा हम बोल सकते हैं ऑप्शन है, जहाँ पे एसआईपी हमने सुना है बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी भी बहुत ज्यादा है, कुछ करेक्शंस आई है, जैसे 1980 में भी हमने चांदी में 50% से ज्यादा की करेक्शन देखे, 2011 में भी देखे, बट इस बार समझना है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो करेक्शंस डेफिनेटली ड्यू है, बट एसआईपी के द्वारा जब आप निवेश करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है और आप मार्केट में बने रहते हैं। डॉक्टर रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रवि, क्योंकि जियो पोलिटिकल कंडीशंस कई बार काफी हद तक जिम्मेदार होती हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए। अभी काफी इंस्टेबिलिटी है वर्ल्ड में, जहां जहां पर भी वॉर्स हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं। इस साल क्या स्थिति रहने वाली है? क्या ये अपवर्ड ट्रेंड ही रहेगा दोनों कमोडिटीज में, गोल्ड और सिल्वर में, या फिर अगर जियो पोलिटिकल हालात बेहतर होते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएंगी इनकी कीमतें? देखिए, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है ये ऐसा नहीं है कि कुछ आज का है। अगर आप 2008 से बात करें तो 2008 में लेहमन ब्रदर्स आया। 2010 की बात 2011 की बात करें, अगर आप अक्टूबर नवंबर की बात करें, उस वक्त गोल्ड का प्राइस हुआ करता था 33,000 पर 10 ग्राम। उसके बाद अगर आप 2015 की बात करें, 2015 में गोल्ड का प्राइस था 26,000 रुपीज पर 10 ग्राम। ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, मार्केट का अनस्टेबिलिटी, मार्केट अप एंड डाउन हमेशा चलता रहेगा। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए दो छोटी छोटी सलाह। पहली सलाह ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का वेट करना। जिस लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट इज द रियल एस्टेट्स, रियल एस्टेट को खरीदने के बाद तुरंत बेचना नहीं चाहता। जैसे अभी आप पूछ रहे थे एक क्वेश्चन की क्या गोल्ड किस फॉर्म में खरीदना चाहिए। अगर इमोशनल वैल्यू है तो गोल्ड को हम खरीदेंगे फिजिकल फॉर्म में, लेकिन फिजिकल फॉर्म में एंट्री और एग्जिट लोड ज्यादा है। एंट्री के वक्त भी पैसा, एग्जिट और एंट्री एग्जिट इतना आसान नहीं है, प्लस जीएसटी अलग से। तो गोल्ड को हमेशा डिजिटल फॉर्म में। तो ये सिचुएशन हमेशा चलता रहेगा। गोल्ड और इक्विटी तो हमेशा से इन्वेस्टर की पहली पसंद है। और मुझे केडिया जी का टर्म वो सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा लगा कि अब एसआईपी की एक नई परिभाषा है, तो सिल्वर में निवेश करना चाहिए। उनका पूरा का पूरा जोर सिल्वर पर ही है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पर्सपेक्टिव और राय देने के लिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना और चांदी, और खास तौर पर चांदी इस वक्त सबसे टॉप पर चल रहा है कीमतों के मामले में। तो अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं और चाहते हैं कि ये वक्त आप खरीदें या बेचें, इस दुविधा में है, तो उम्मीद करते हैं हमारी इस खास पेशकश से आपको फायदा पहुंचेगा। हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।